हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SDMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में आपने सामाजिक विज्ञान का जो पिछला वीडियो था पार्ट 6 मानव संसाधन, उसके में आपने कुछ पॉइंट पढ़े थे, कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें मानव संसाधन के बारे में आपको बताया गया है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। जो जनसंख्या है वही मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है जब उसमें शिक्षा और प्रशिक्षण से साथ ही साथ चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाए। व्यक्ति पे शिक्षा में निवेश किया जाए, प्रशिक्षण में निवेश किया जाए, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाए तो मानव संसाधन बन जाता है। इसके बाद मैंने आपको जनसंख्या के वितरण के बारे में बताया कि भारत की जनसंख्या किस तरह से बढ़ी है और चीन की जनसंख्या कितनी है। एशिया की जनसंख्या पूरे विश्व का 60% है। जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया गया आपको, और साथ ही साथ भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हैं उसके बारे में आपको बताया गया, जैसे स्थलाकृति है, जलवायु है, मिट्टियाँ हैं, जल संसाधन, खनिज संसाधन, इन सभी के बारे में आपको बताया गया। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जनसंख्या के घनत्व को वितरण को प्रभावित करती है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाएंगी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहता है। तो आगे कुछ पॉइंट और बचे हैं जिसके बारे में मैं आपको आज समझाता चलूँ। अब जिनमें पहला जो पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आज से लगभग 10,000 साल पहले की विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें तो कितनी थी, 5 मिलियन। आज से 10,000 साल पहले जो जनसंख्या थी 5 मिलियन थी। 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख। तो ये कितना था, 5 मिलियन। लेकिन 1850 में जो जनसंख्या थी विश्व की वो कितनी हो गई, 1,000 मिलियन। कितनी हो गई, 1,000 मिलियन। पहले 5 मिलियन थी, 1850 में कितनी हो गई, 1,000 मिलियन हो गई। यानी कि जनसंख्या जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ती रही। मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ कि 1,000 मिलियन से 2,000 मिलियन कितने साल में हो गया, 1850 में 1,000 मिलियन था। 1930 में कितना हो गया, 2,000 मिलियन। फिर 2,000 से 3,000 मिलियन होने में सिर्फ 32 साल लगे। 1962 में 2,000 से 3,000 मिलियन हो गया। जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रही। उसके बाद 3,000 से 4,000 मिलियन होने के लिए सिर्फ 13 साल लगे। यानी कि 1975 में जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई, 4,000 मिलियन हो गई। उसके बाद 4,000 से 5,000 मिलियन होने में कितना वर्ष लगा, 1987 में। यानी कि सिर्फ 12 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो गई, 5,000 मिलियन हो गई। उसके बाद से 6,000 मिलियन होने के लिए जनसंख्या को फिर सिर्फ 12 साल लगे और वह कितनी हो गई, 6,000 मिलियन हो गई। 6,000 से 7,000 मिलियन होने के लिए जनसंख्या को सिर्फ 13 साल लगे और वह 7,000 मिलियन हो गई। मतलब कि 7 अरब जनसंख्या हो गई थी। तो इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, संसार की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इसका कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, प्रारंभिक काल में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो काफ़ी धीमी थी। इसका कारण यह था कि मृत्यु दर अधिक था। मतलब कि ज़्यादा लोग मर जा रहे थे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से या अन्य पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण, या विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियों से भी मर जाते थे। इसलिए जनसंख्या तेज नहीं बढ़ रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि भोजन जो था वो आपूर्ति सुनिश्चित होने लगी। सभी लोगों को धीरे धीरे भोजन मिलने लगा, जिससे लोगों के जीवन में क्या आया, अस्थायित्व आया। अब जन्म दर में कमी आई है। मतलब यह है कि जन्म दर में वृद्धि हुई है। अब जन्म दर तेजी से बढ़ रहा है और मरने वालों की जो संख्या थी वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है। इसलिए क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ रहा है। देखिए, औद्योगिक क्रांति होने पे क्या हुआ कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। यदि अगर हम जन्म दर ऊंची तथा मृत्यु दर निम्न है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। मतलब ये है कि अगर मरने वालों की संख्या कम हो और पैदा होने वालों की संख्या तेजी से हो, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर हम कहें कि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ऊंची हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जनसंख्या घटने लगती है।
किसी भी देश की जनसंख्या तब बढ़ती है जब उस देश की मृत्यु दर कम हो और जनसंख्या तेजी से, मतलब जन्म दर ज़्यादा हो, ज़्यादा जन्म ले रहे हो बच्चे और मरने वाले लोगों की संख्या कम हो, तो उस देश की जनसंख्या जो है बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर किसी देश में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही हो और जन्म लेने वालों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ रही हो, तो वहाँ पे जनसंख्या घटने लगता है, गिरने लगता है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है। अगर विश्व के अनेक देशों में अगर 2.5 साल के जीवन स्तर की बात करें तो जीवन स्तर में सुधार हुआ है। विश्व में किसी भी देश के बारे में अगर जांच करेंगे, पता करेंगे, तो वहाँ पे जीवन स्तर में सुधार हुआ। क्यों? स्वास्थ्य चिकित्सा सुधार, सुविधाओं में सुधार हुआ, रोगों पर नियंत्रण हुआ। इन कारणों से क्या हुआ कि मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। किंतु जन्म दर में आपेक्षिक नियंत्रण नहीं हो सका। मतलब ये है कि सरकार ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि दवाएं बनाए, डॉक्टर काफ़ी संख्या में बढ़े, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे रोगों पर नियंत्रण किया गया, रोग से मरने वालों की संख्या कम है, तो मृत्यु दर कम हुई। लेकिन साथ ही साथ जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी कि जन्म दर थी, उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका, इसलिए जनसंख्या बढ़ती रही है। देखिए जनसंख्या की जो प्राकृतिक दर में वृद्धि कब कहेंगे, जब जनसंख्या बढ़ती है। अगर यही भारत में भी देखने को मिलता है कि कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में भारत में क्या किया गया, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के कारण क्या हुआ, प्राकृतिक वृद्धि दर में कुछ कमी अवश्य है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। आज भी जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102, लगभग 102 करोड़ थी। वही 2011 की जनगणना के अनुसार 100 लगभग 21 करोड़, 121 करोड़। तो विगत 10 सालों में जनसंख्या लगभग 19 करोड़ बढ़ गई। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जनसंख्या में जो जन्म दर है वो काफ़ी तेजी से जन्म दर में वृद्धि हुई है, जन्म लेने वालों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी है, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो ये कारण थे जनसंख्या वृद्धि के कि जन्म दर में, जब तक जन्म दर उच्च रहेगा और मृत्यु दर कम रहेगी तो जनसंख्या बढ़ेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लिंग अनुपात। देखिए लिंग अनुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पे, 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियां होती हैं वो क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। 1000 किसी क्षेत्र में या देखेंगे या किसी राज्य में देख सकते हैं या किसी शहर में, किसी गांव में, किसी देश में, ये लिंग अनुपात कैसे निश्चित किया जाता है? 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। तो विश्व स्तर पे जो लिंग अनुपात है वो कितना है? सॉरी, विश्व स्तर पे जो लिंग अनुपात है, 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं? 1000 पुरुषों पे 993 स्त्रियां हैं। इस हिसाब से कह सकते हैं कि विश्व का जो लिंग अनुपात है कितना है? 993, लगभग औसत में 993। अब कुछ देशों में स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है, कुछ देशों में स्त्रियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जिनमें यूरोप देश, उत्तरी अमेरिका के और अफ्रीका में स्त्रियों का जो अनुपात है वो 1000 से ज़्यादा मिलता है। कहीं कहीं कोई कोई देश ऐसा है जहाँ पे 1000 पुरुष के मुकाबले स्त्रियाँ 1000 से ज़्यादा हैं, और कहीं कहीं पे ऐसे देश हैं जहाँ पे 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पर कम है। जैसे अगर एशिया एशिया का औसत जो है वो 960 है। एशिया में ये 960, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 960 है। वहीं रूस में 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1100, यानी कि 1100। रूस में 1000 से ज़्यादा स्त्रियां हैं। भारत में कितनी है? 933। 1000 पुरुषों पे 933 स्त्रियां हैं। अब देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे भारत में प्रतिकूल लिंग अनुपात के अनेक कारण हैं। लिंग अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? देखिए जो शिक्षित देश होते हैं वहाँ पे स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया नहीं जाता है, लेकिन जहाँ पे अशिक्षितों की संख्या है, गरीब अशिक्षित जहाँ ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे भेदभाव किया जाता है। जहाँ पे स्त्रियों पुरुषों में भेदभाव किया जाएगा, पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, स्त्रियों को कम महत्व दिया जाएगा, वहाँ पे ये लिंग अनुपात गिरता है, वहाँ पे स्त्रियों की संख्या कम रहती है। जैसे भारत में देखिए कुछ पॉइंट इसके बारे में है कि जीव विज्ञान के दृष्टि से बालिकाओं की अपेक्षा बालक अधिक जन्म लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बाल शिशु लालन पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिका शिशुओं की अपेक्षा की जाती है। मतलब ये कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे होंगे तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चियाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चियाँ प्रायः छोटी उम्र में ही मर जाती हैं, तो उनकी संख्या घट जाती है। इसके अलावा
जो नारी शिशुओं की अधिक मृत्यु होती है, इसके अन्य कारण ये भी हो सकते हैं। देखिए, अनेक राज्यों में तो कन्या वध प्रचलित है। छोटे बच्चियों का वध कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कन्या का जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता है, बच्चियों का जन्म होते ही मार दिया जाता है। जैसे भ्रूण का लिंग ज्ञात होने में बालिका की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। मतलब कि लोग जांच करवाते हैं, अगर लड़का है तो ठीक है, अगर गर्भ में लड़कियां होती है उसको मार दिया जाता है। इसके कई कारण हैं मारने के, क्योंकि बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, दहेज खासतौर पे शादी में ज़्यादा खर्च आएगा। ये सारी चीज़ें लोग सोच के क्या करते हैं, बच्चियों को मार देते हैं। प्रसव काल में अनेक स्त्रियां मर जाती हैं। गर्भ के समय ही क्या होता है, बच्ची के जन्म के समय ही काफ़ी स्त्रियां मर जाती हैं, तो इससे उनकी संख्या कम होती है। वृद्धा स्त्रियों की भी अपेक्षा की जाती है, जो स्त्रियां वृद्ध हो जाती हैं उनको भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ये सारे कारण हैं जिसके कारण क्या है कि स्त्रियों की संख्या कम होती है, बच्चों की ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको लिंग अनुपात समझ में आया होगा कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की जो संख्या होती है वही लिंग अनुपात कहलाता है। स्त्रियों की संख्या कम इसलिए है, हर जगह कम नहीं है, उन देशों में कम है जहाँ के लोग ज़्यादा अशिक्षित हैं, अज्ञान है। नहीं तो जो विकसित देश हैं, धनी देश हैं, वहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वो पुरुष और स्त्री में ज़्यादा अंतर नहीं करते। तो ये था लिंग अनुपात। अगले पॉइंट पे चलते हैं, साक्षरता। देखिए, अब भारत में अगर साक्षरता से अभिप्राय का मतलब ये होता है कि जो बच्चा या व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है, कोई भी भाषा अगर 7 वर्ष से अधिक हो और कुछ वो पढ़ लिख लेता है तो उसे साक्षर की श्रेणी में लिख दिया जाता है, कि उसे मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति साक्षर है। प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं ऐसी योग्यता रखता हो वो साक्षर कहलाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा है, जो व्यक्ति 7 साल से बड़ा है और वो पढ़ना लिखना जानता है, कोई भी भाषा कम से कम एक भाषा वो पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, तो वह साक्षर कहलाता है। अब साक्षरता से किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। कोई व्यक्ति अगर साक्षर है, देश में ज़्यादातर लोग साक्षर हैं, तो उससे उस देश की सांस्कृतिक बारे में, आर्थिक बारे में समझ में आता है, उसकी झलक मिलती है। जैसे अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक कार्य से क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। देखिए, विकसित देशों में साक्षरता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, 90% से ज़्यादा लोग पढ़े हुए होते हैं। जबकि विकासशील देशों में साक्षरता की जो दर है वो काफ़ी नीचे है। गरीब जहाँ पे ज़्यादा है, गरीबों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जबकि विकसित देश जो है वो धनी देश हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको पढ़ते हुए, साक्षरों की संख्या वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगी। उत्तरी अमेरिका अगर बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की या यूरोप महाद्वीप की, तो वहाँ पे लगभग 90 से 100% लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। यूरोप और अमेरिका में 90% से 100% के बीच लोग पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि वहाँ पे साक्षरता बहुत ही ज़्यादा है। वहीं भारत की साक्षरता कितनी है, लगभग प्रेजेंट टाइम में लगभग 80% के आसपास भारत की साक्षरता दर होगी। तो अभी भी भारत की साक्षरता काफ़ी पीछे है। वहीं भारत का एक राज्य अगर केरल की बात की जाए तो वहाँ पे जो साक्षरता वो कितना है, 90% से ऊपर है। केरल में 90% से ज़्यादातर लोग साक्षर हैं। वहीं पे बिहार की साक्षरता बहुत ही कम है, लगभग 50% के आसपास बिहार में लोग साक्षर हैं। तो भारत में कहीं कहीं कोई कोई राज्य ऐसा है जहाँ पे साक्षरता बहुत ही ज़्यादा है, या कहीं कहीं पे साक्षरता बहुत ही कम है। वहीं पुरुषों और स्त्रियों के मामले में भी साक्षरता कम या ज़्यादा है कहीं कहीं पे, क्योंकि इस समाज में स्त्री पुरुषों में आज भी, भारत में खासतौर पे स्त्री पुरुषों में भेदभाव किया जाता है। तो भारत में पुरुषों की जो साक्षरता वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 75% के आसपास भारत में पुरुषों की साक्षरता है, और स्त्रियों का लगभग 60%, 55-60% के आसपास स्त्रियां साक्षर हैं। तो यहाँ पे भेदभाव किया जाता है पढ़ाई में भी, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कारण हैं कि बच्चों को माना जाता है कि वो भविष्य हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी करेंगे तो हमारे काम आएंगे, जबकि स्त्रियों को, बच्चियों को माना जाता है कि वे पढ़ेंगी तो हमारे काम आएंगे नहीं, उनका शादी हो जाएगा, वो ससुराल चले जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण लोग क्या करते हैं, आज भी समाज में स्त्री पुरुषों में असमानता है और महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान, स्त्रियों पे, बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब केरल राज्य है भारत का, मिजोरम राज्य है, जहाँ पे स्त्रियों की जो साक्षरता है वो, उसका परसेंट ज़्यादा है, आपको ज़्यादा स्त्रियाँ पढ़ी हुई लिखी मिलेंगी। जबकि बिहार में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो स्त्रियाँ हैं वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये होता है साक्षरता दर। अब
अगले पॉइंट पे चलते हैं, आयु संरचना। आयु संरचना का मतलब ये होता है कि जीवन का जो औसत काल है वो आयु संरचना में आता है, कि व्यक्ति का जो औसत काल है वो कितना होता है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, जनसंख्या के 3 वर्गों में बांटा गया है। एक 15 वर्ष से कम, दूसरा 15 से 65 वर्ष और तीसरा 65 वर्ष से अधिक। आय की दृष्टि से इसको जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला 15 वर्ष से कम में कम, इसमें बच्चे आते हैं खास तौर पे। दूसरा 15 से 65, इसमें युवा आते हैं, युवा वर्ग के लोग। और 65 से अधिक, इसमें कौन आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं। 60 या 65 के आसपास होते हैं उनकी उम्र, वो वृद्ध लोग में आते हैं। देखिए 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं, उन्हें आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। बच्चों को और वृद्धों को जिनकी उम्र 15 से कम है, जिनकी हम मान लेते हैं 60 से ज़्यादा है, 15 से कम और 60 से ज़्यादा वाले जो जिनकी उम्र है, वे आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका भरण पोषण कौन करता है? उनका जो भरण पोषण होता है वो 15 साल से 60 साल के बीच के जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो युवा लोग हैं, जो कमाते हैं, जो काम करते हैं, वे लोग उनका भरण पोषण करते हैं। क्योंकि बच्चे काम कर नहीं सकते हैं, वो पैसा कमा नहीं सकते, वृद्ध भी काम करने योग्य नहीं होते हैं, वो भी पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो इसलिए उन्हें आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। वे युवाओं पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। जबकि युवाओं को जो 15 से 60 के आसपास की उम्र है जिनकी, वो उत्पादक जनसंख्या कहलाती है। वही उत्पादन करते हैं, वही पैसा कमाते हैं, वही काम करते हैं। तो यही वर्ग क्या करता है, जो 15 से 65 वर्ष के बीच का है, वो देखभाल करता है परिवार का, उत्पादन करता है, पैसा कमाता है। तो इसीलिए उसे उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक जनसंख्या कहा जाता है। देखिए अब इस वर्ग में जनसंख्या का ऊंचा अनुपात होने पर आर्थिक क्रियाओं में उनका अधिक योगदान मिलता है। अब जब उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होगी तो देश का विकास होगा, ज़्यादा वो उत्पादन करेंगे, अपने परिवार का विकास करेंगे और देश का भी विकास करेंगे। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए अगर आप उत्पादक जनसंख्या के बारे में बात करें, यानी कि 15 साल से 60 साल, यानी कि 60 या 65 साल के बीच कहाँ पे किसकी जनसंख्या, औसत जनसंख्या किसकी ज़्यादा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 61% लोग ऐसे हैं जो 15 साल से 61% लोग ऐसे हैं जो 15 साल से 60 साल के बीच हैं, 60 या 65 साल के बीच हैं, यानी कि युवा जो उत्पादक जनसंख्या कहलाती है। निम्न आय वाले देश जहाँ की आय बहुत ही कम है, वहाँ पे 59% लोग ऐसे हैं जो उत्पादक जनसंख्या की कैटेगरी में आते हैं। वहीं मध्यम आय वाले देश जहाँ की आय मध्यम है, वहाँ पे 66% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और जो उच्च आय वाला देश है, जहाँ पे ज़्यादा आय है, जहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पे 67% लोग ऐसे हैं जो उत्पादक होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये है पॉइंट आप देख रहे हैं, जहाँ पे उच्च आय है, जहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कमाने वालों की संख्या ज़्यादा है इनकी तुलना में, यहाँ पे उत्पादक जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कि 15 साल से 60 साल के बीचों की संख्या ज़्यादा है। तो जितने ही ज़्यादा लोग होंगे 15 से 60 साल के बीच, उतना ही ज़्यादा कमाएंगे, उनकी आय ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा होगी, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, 15 साल से 60 साल के बीच वालों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ की आय ज़्यादा होगी। और जिस देश में इनकी संख्या कम होगी युवाओं की, जिस देश में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और वृद्धों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे आय घटेगा, वहाँ की आय घटेगा। क्योंकि जो ये व्यक्ति हैं 15 साल से 60 साल के लिए, यही लोग पैसा कमाते हैं और बाकी लोगों पे खर्च करते हैं। तो आश्रित जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा है उस देश की आय कम होगी, और जहाँ पे उत्पादक जनसंख्या ज़्यादा है उस देश की आय ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। देखिए उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें और यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ पे नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है। और जो देश विकसित है, धनी देश है, वहाँ पे नगरों में वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। गरीब देश जो है वहाँ पे गांव में जनसंख्या ज़्यादा है। जैसे एशिया के देश आते हैं, अफ्रीका के देश आते हैं, वहाँ पे शहरों की जनसंख्या कम है, गाँव की जनसंख्या ज़्यादा है। अब इसका कारण क्या है कि देखिए उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, यानी कि बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए और नगरों की जनसंख्या अधिक हुई, क्योंकि उद्योग लगाए गए, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए उन कंपनियों में काम करने के लिए चले गए।
तो वहाँ पे शहरों में ज़्यादा लोग जाकर बस गए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। जबकि इन देशों में, गरीब देशों में उद्योग तो लगे नहीं ज़्यादा, वो कृषि प्रधान देश हैं, ज़्यादातर वो कृषि पर ही निर्भर रह गए, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। जैसे एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, खासतौर पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और उसके कारण क्या है कि नगरीकरण का स्तर जो है वो काफ़ी नीचा है। वहाँ पे एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा लोग कृषि में निर्भर करते हैं, इसलिए वहाँ पे कृषि कार्य कृषि कार्य में होने के वे गाँव में रहते हैं। जबकि यूरोप अमेरिका के देशों में ज़्यादातर उद्योग लगा हुआ है, बड़े बड़े उद्योग है, तो वहाँ पे लोग शहरों में रहते हैं। इसके अलावा एशिया में सिंगापुर की बात करें या कुवैत, ये ऐसे जो देश हैं सिंगापुर और कुवैत, जो वहाँ पे 100% नगरीकरण है, यानी कि सिंगापुर और कुवैत में 100% लोग आप कह सकते हैं कि लगभग 100% लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन एशिया के एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहते हैं। इजराइल जो देश है वहाँ पे 91% लोग कहाँ रहते हैं, और शहरों में रहते हैं। अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में 84% लोग, जॉर्डन में 81% लोग, जापान में 78% लोग, ये लोग शहरों में रहते हैं। बाकी अन्य जो एशिया के देश हैं, लगभग 50 के आसपास एशिया में देश हैं, बाकी देशों में जनसंख्या जो है अधिकतर वो गाँव में रहता है, शहरों में कम रहता है जनसंख्या, तो नगरीकरण उन क्षेत्रों में बहुत ही कम है। जैसे चीन की बात करें, चीन जो संसार का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में 36% लोग शहरों में रहते हैं चीन में। भारत में 28% लोग शहरों में रहते हैं। भूटान में 15% लोग शहरों में रहते हैं। नेपाल में 11% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ पे अल्प नगरीकरण है, यहाँ पे नगरों में लोगों की संख्या कम है, गाँव में ज़्यादा है। इसके कारण कि मैंने बताया ना, इसके कारण क्या हो सकते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था जिन देशों में होगी, कृषि, जो देश ज़्यादा कृषि पर निर्भर करते हैं तो उन देशों की जनसंख्या गांव में ज़्यादा होती है। जो देश उद्योगों पे ज़्यादा निर्भर करते हैं वहाँ पे जनसंख्या नगरों में ज़्यादा होती है, क्योंकि अधिकतर उद्योग धंधे कहाँ पे लगाए जाते हैं, नगरों में लगाए जाते हैं। ये सब कारण है। अब लास्ट पॉइंट आज का जो था उसका लास्ट पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। देखिए, अगर किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो वह देश विकास तो नहीं कर सकता। जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसके विकास पे सीधा प्रभाव करती है। जनसंख्या किसी भी देश के विकास को रोकती है। जैसे विकासशील जो देश हैं, बहुत सारे विकासशील देश हैं जिनका विकास अभी हुआ नहीं है। विकासशील देश किसे कहते हैं, जो देश विकास के मार्ग पर अग्रसर है उन्हें विकासशील देश कहते हैं। विकसित देश जो विकास कर चुके हैं। तो विकासशील देशों की जनसंख्या जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, वृद्धि दर ऊंची है वहाँ की जनसंख्या की, इसलिए वहाँ का विकास नहीं हो पाया है। अनेक अफ्रीकी देशों में भोजन की आपूर्ति की कमी की समस्या मौजूद है। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे भोजन की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, लोग होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन, उच्च जो संतुलित भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये निम्न उत्पादकता का कारण बनता है। जब व्यक्ति बीमार रहेगा, बच्चे बीमार रहेंगे, तो क्या वो उत्पादन कार्य कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो आय बढ़ेगी देश की, नहीं बढ़ेगी, ना तो उनकी आय बढ़ेगी और न ही देश की आय बढ़ेगी। देखिए, भूमि तथा भवन के किराए बढ़ जाते हैं। जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग बस जाएंगे, वहाँ पे भूमि का भी दाम बढ़ जाएगा, भवन का भी दाम बढ़ जाएगा। अब वहाँ के लोग झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जनसंख्या अगर कम हो तो वहाँ पे भूमि का रेट कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा तो भूमि का रेट बढ़ जाएगा। जब भूमि का रेट बढ़ गया, कोई खरीद नहीं पाएगा, तो उन्हें झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सफाई की समस्या आती है, जल की आपूर्ति की समस्या आती है, अनेक बीमारियां फैलती हैं। जब गंदगी फैलेगी तो अनेक बीमारियां, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वहाँ पे गंदगी फैलेगी, अनेक बीमारियां होंगी, जो स्वास्थ्य पे क्या करता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों के लिए शिक्षा तथा दवाओं की कमी, जब जनसंख्या ज़्यादा है तो आय कम है, तो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती, दवाओं की कमी दिखेगी, रोजगार की कमी दिखेगी, सामाजिक अपराधों में वृद्धि होगी। ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब साथ ही साथ निवासियों का जो जीवन स्तर वो भी कम हो जाएगा। तो जनसंख्या की वृद्धि होने से संसाधनों की कमी हो जाती है। जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे संसाधनों की भी कमी है, पानी की कमी, सफाई की कमी, दवाओं की कमी, हर चीज़ की कमी देखने को मिलेगी। वनों का विनाश होगा, अन्य संसाधनों का तेजी से विनाश होगा। वनों का विनाश कैसे होगा, जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग खेत बनाने के लिए वनों को काटेंगे, जनसंख्या ज़्यादा है फर्नीचर का काम के लिए लकड़ी चाहिए, जंगलों को काटेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पेड़ों का विनाश करती है, वनों का विनाश करती है। पर्यावरण क्षति होता है, पर्यावरण की क्षति होगी, प्रदूषण बढ़ेगा,
बहुत सारे लोगों की समस्याएं आएंगी, प्रदूषण बढ़ेगा तो जनसंख्या पे प्रभाव करता है, लोगों के ऊपर प्रभाव करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जनसंख्या जो, तो खास तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है किसी भी देश के आर्थिक विकास को रोकता है। जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी वह देश विकास नहीं कर सकता है। जनसंख्या को जो कंट्रोल कर लेगा, रोक देगा, वो विकास कर सकता है। तो मुख्य पॉइंट क्या है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, जनसंख्या को नियंत्रित परिवार नियोजन द्वारा, शिक्षा में वृद्धि करके हर व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, उनको जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसके दुष्परिणामों के बारे में बताया जाए कि किस तरह से ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, देश के विकास को बाधक हो सकते हैं। ये सारे प्रचार प्रसार करके ही जनसंख्या की वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है। शादी की उम्र जो है उसको बढ़ाया जाए, 21 से और आगे किया जाए, 24-25 किया जाए, तो इतना ही। तो ये सारी चीज़ें करके क्या किया जा सकता है, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो मानव संसाधन था आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।